हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो फर्स्ट यूनिट है जिसका क्या नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये चैप्टर देखिए आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े हैं, ठीक, 10+2 में भी ये चैप्टर पढ़े हैं, ठीक। वहाँ भी जब आप इसको पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि इसके ऊपर कई सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक। और यहाँ भी जब आप बीएससी में पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि इस चैप्टर के ऊपर कई सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक। जो भी बुक आपके पास होगा आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ एमसीक्यूज इससे रिलेटेड दिए गए होंगे, ठीक। तो ऐसे चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है, जिस चैप्टर पर भी ज़्यादा एमसीक्यू बनते हैं उसको पढ़ते टाइम आपको देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, आपको क्वालिटी ध्यान देना है, ठीक, न कि क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी नहीं ध्यान देना, आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है। क्वालिटी पर ध्यान देने का मतलब क्या है, आपको नंबर ऑफ एमसीक्यू पर ध्यान नहीं देना है, आपको टाइप ऑफ एमसीक्यू पर ध्यान देना है, ठीक। नंबर ऑफ एमसीक्यू पर ध्यान नहीं देना है, टाइप ऑफ एमसीक्यू पर ध्यान देना है, ठीक। अब इसका मतलब आपको डाउट हो रहा होगा, देखिए आपको ये नहीं करना है कि मैं 100 एमसीक्यू चैप्टर का पढ़ाऊँ, ठीक। आप ये कोशिश करिए कि 100 टाइप का एमसीक्यू पढ़िए, ठीक। मतलब जो भी एमसीक्यू पढ़िए आप डिफरेंट टाइप का पढ़िए। ऐसा नहीं है, देखिए सिंपली समझिए, मान लीजिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक। क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन क्या है, बी है, ठीक। ए ने क्या पढ़ा, 10 एमसीक्यू पढ़ा। एक मिनट कलर चेंज कर लीजिए पहले। ए ने क्या पढ़ा, 10 एमसीक्यू पढ़ा, और बी ने भी क्या पढ़ा, 10 एमसीक्यू पढ़ा, ठीक। लेकिन ए ने जो 10 एमसीक्यू पढ़ा था वो एक टाइप का पढ़ा था, मतलब सिमिलर टाइप का एमसीक्यू पढ़ा था, और बी ने जो एमसीक्यू पढ़ा था 10 एमसीक्यू, वो 10 टाइप का एमसीक्यू पढ़ा था। तो आप खुद सोचिए कौन इसमें से ज़्यादा सिंसियर है, ए की बी। बी सिंसियर होगा ना, क्योंकि बी ने क्या किया, 10 टाइप का एमसीक्यू पढ़ा, और ए क्या किया, वो 10 टाइप का एमसीक्यू नहीं पढ़ा, एक ही टाइप के 10 एमसीक्यू को पढ़ा, ठीक। तो इस कंडीशन में एग्जाम में अच्छा कौन करेगा, एग्जाम में अच्छा बी करेगा, पर्सन भी अच्छा करेगा। क्यों, क्योंकि उन्हें 10 तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ए ने बस एक ही तरीके के 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक। तो ये अंतर होता है, ठीक। तो ऐसे चैप्टर जिनके ऊपर नंबर ऑफ एमसीक्यू बनते हैं उनको पढ़ते टाइम आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि आप टाइप ऑफ एमसीक्यू को ध्यान दीजिए, न कि नंबर ऑफ एमसीक्यू को, ठीक। मान लीजिए एमसीक्यू आप पढ़ना है, अगर एक टाइप के एमसीक्यू कर चुके हैं तो दोबारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप दोबारा दूसरे टाइप के एमसीक्यू के क्वेश्चन को डील करिए, ठीक। इससे होगा क्या कि कम टाइम में आप ज़्यादा एमसीक्यू को पढ़ पाएंगे, ठीक। क्योंकि ये सब जो चैप्टर है इसके ऊपर 300 400 एमसीक्यू बन सकते हैं। ओके, क्लियर है चीज़ ना, तो ये चीज़ आप पढ़ते टाइम जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम लोग अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या कर रहा है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस, कह रहा कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है जो रेस्ट पर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्रोड्यूस करेगा, ठीक। जब मूविंग हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक। इसी वजह से जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि इसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। इस वजह देखिए इलेक्ट्रो का आगे क्या लगा, स्टैटिक लगा है, क्लियर ना। इसी आधार पर क्या है, पहले चैप्टर का नाम पढ़ा है, ठीक। आपके सर लोग इसको पढ़ाए होंगे, ठीक। तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप थ्योरी पढ़ ही चुके हैं। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि अ बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स दैट, ठीक। मान लीजिए ये ए है, ठीक। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तभी ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप HCl पढ़े हैं तो H में क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस होता है। इसका मतलब क्या, H क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, और Cl पर माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और H पर एक प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये डोनेट किया है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अ बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो H पर पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब H क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, ठीक। और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिया है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, ठीक। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्या, इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ्ड द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। ठीक, तो चार्ज पार्टिकल के लिए जो कोलम्बियन फोर्स होता है वो कुछ ऐसे होता है। एफ जो होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर मान लें इनिशियली आर उनके बीच का डिस्टेंस था तो जो एफ होगा वो आर से कुछ ऐसे रिलेट होगा। ठीक, अगर अब हम लोग क्या करें, इस आर को आधा कर दें तो ये देखिए आर स्क्वायर के फॉर्म में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और वो 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब जो अगला फोर्स आएगा वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कुछ ऐसे, तो कि फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से। देखिए एफ इक्वल टू लिखते हैं ना के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, ऐसे लिखते हैं। तो मान लीजिए ये इनिशियल फोर्स था एफ। ठीक, उस जब चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या था, आर था। ठीक, इन सब जो क्वांटिटी है इनको एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं ए। ठीक, तो सिंपली हम क्या लिख दे रहे हैं, एफ आई इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं। इतना चीज़ क्लियर। ठीक, अब क्या कर रहा है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया जाए, चार्ज उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, बट डिस्टेंस कर रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो जब देखिए डिस्टेंस आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फाइनल फोर्स होगा एफ वो क्या हो जाएगा, एफ वो क्या हो जाएगा, ए अपान ये आर बाई 2 हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर बाई 4 हो गया और 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो इसके जगह क्या रखेंगे, एफ आई को ला के रख देंगे। तो इसका मतलब एफ जो होगा वो 4 टाइम्स एफ आई हो जाएगा, मतलब इनिशियल फोर्स का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए कह रहा है चौथा क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज कामा इट्स मास। ठीक, तो देखिए मान लीजिए एक स्फीयर है और ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दे रहा है, मतलब गिवन पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सिंपली ऐसे समझिए। ठीक, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब होगा, पीछे समझाया ना कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। और इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो मान लीजिए पहले उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, वो 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का कुछ अपना मास होता है। ठीक, तो पहले तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर उसका, मतलब पहले क्या था, उसका जो मास था 10 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर मास था। ठीक, अब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका मतलब उसका मास क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर कम हो गया। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। और इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब क्या, उस बॉडी का जो मास है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर ना। तो इसका मतलब क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाई आर, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज गिवन बाई एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक, आर स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, वैसे इस आर से कोई मतलब नहीं है हम लोग को यहाँ पर भी। ठीक, आर स्क्वायर द कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन, कह रहा है तो कांस्टेंट के किस पे डिपेंड करेगा। ठीक, कह रहा कि Q1 Q2 क्या है, 2 चार्ज हैं जो आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो ए है, ये फोर्स है जो मैं सर्किल किया हूँ। ठीक, तो कह रहा है कि के किस पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो देखिए के किस पे डिपेंड करता है, के मीडियम पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ इनके यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक, कि इनका यूनिट क्या है, फुट्स वगैरह का यूनिट वगैरह क्या है। ठीक, तो ए और बी दोनों ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इस वक्त हम कहेंगे कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ये सब तो आसान आसान क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए अगर 6 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अ गिवन चार्ज situated at a certain distance from a electric dipole in the end of position experiences a force F. If the distance of the charge is doubled, the force acting on the charge will be। ठीक, तो देखिए आपके सर लोग पढ़ाए होंगे कि इस केस में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर दें, 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं तो इसका मतलब आर अब क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फाइनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F/8 हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना, ठीक है रुकिए समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे आप मैथ के स्टूडेंट इतना समझ में आना चाहिए। ठीक, ऐसे लिख ले रहे हैं, ये क्या क्या है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू वगैरह होगा जो आप फॉर्मूला सॉल्व किए होंगे तो आया होगा। ठीक,
देखिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा वीडियो में, ठीक ना, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं। ओके, तो फालतू में बड़ा सा वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा नहीं। ओके, तो देखिए अगर टाइम मान लीजिए इसमें बचा लेंगे तो दूसरे चैप्टर पे भी आपको एमसीक्यू दे सकते हैं। इसी में सब टाइम लगा देंगे तो फिर दूसरे पे कहाँ दे पाएंगे। अब देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपन आर स्क्वायर होगा। ये मान ले रहे हैं इनिशियल फोर्स है जब डिस्टेंस क्या था, आर था। अब मान ले रहे हैं जो फाइनल फोर्स है ये कब है, जब आर क्या हो रहा है, 3 टाइम्स बढ़ जा रहा है। ठीक, यहाँ आर क्यूब होगा ना, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा ए अपान क्या हो जाएगा, 3 आर क्यूब होगा, मतलब 8 आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब इस ए बाई आर क्यूब को हम क्या लिख देंगे, एफ आई लिख देंगे। तो इसका मतलब जो फाइनल फोर्स एफ एफ होगा वो इनिशियल फोर्स का क्या होगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब 8 गुना फोर्स डिक्रीज हो गया फाइनल फोर्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो इज बेस्ड ऑन, ये क्या है, ये तो गाउस लॉ पे बेस्ड है, आप पढ़े ही हैं। ठीक, तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कर रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है, थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए अगर देख रहे होंगे तो आपको तीनों रिलेशन करेक्ट नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या आपका करेक्ट है। ठीक ना, तीनों रिलेशन क्या इसमें करेक्ट है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिलेशन बिटवीन के एंड काई ई इज, के और काई ई के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो के और काई ई के बीच जो रिलेशन होता है, के इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस काई ई होता है। ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रिलेशन बिटवीन ई डी एंड पी इज, ठीक, तो ई डी और पी के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के बराबर होता है। ठीक, ये सब फार्मूला आपके सर लोग प्रूव करवाए होंगे। ठीक, उसका रिजल्ट को डायरेक्ट इस तरफ एमसीक्यू बनाया गया है। ठीक, तो आपको ये सब रिजल्ट अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक, अब फिर अगर 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ परफेक्टली कंडक्टिंग मीडियम इज, ठीक, कोई भी कंडक्टिंग मीडियम, मान लीजिए कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक, कह रहा है इसके अंदर थोड़ा बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्या होगा। तो देखिए कंडक्टिंग मीडियम अगर होगा, जैसे अगर मान लीजिए कंडक्टिंग स्फीयर लिए हैं तो इस केस में जो पूरे के पूरे चार्ज होंगे वो इसके सरफेस पर रेजाइड करेंगे। ठीक, वो क्या रहेंगे, इसके सरफेस पे ही स्थित रहेंगे। ठीक, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मिलने वाला नहीं है। तो जब अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मिलने वाला भाई, तो कहाँ से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, क्योंकि पूरा का पूरा जो चार्ज होते हैं वो सरफेस पे रेजाइड करते हैं। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर इज, कह रहा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर है। ठीक, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए इसके किसी पॉइंट पर। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम, इससे किसी डिस्टेंस आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बता दीजिए। ठीक, कि क्या होगा। तो देखिए आपके सर लोग बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो आप पढ़े होंगे कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो अगर क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन के हिसाब चलना है। ठीक, तो ऑप्शन में बस आर का वैल्यू दिया है, इस वजह से बाकी वैल्यू उड़ा दी है। ठीक, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू r के पावर -1। दिस मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अब देखिए 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि द पोटेंशियल एट अ सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज गिवन बाई, ठीक, कोई एक डिस्क है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा। तो ये चीज़ आप पढ़े होंगे। ये क्या होता है, जो V इक्वल टू क्या होता है, ρr अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, यहाँ पे r क्या है, a है, तो मान लीजिए कि V इक्वल टू, सॉरी रो नहीं है, सिग्मा a अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, गलती से मैं इसको रो पढ़ दिया। ओके, ये क्या है, सिग्मा a अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन IIT-JEM वगैरह में भी आते हैं, एक प्लेन सीट वगैरह वाला ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े होंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक, काफ़ी मज़ेदार होते हैं। चलिए ठीक है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कह रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ई क्या होता है।
तो देखिए इसका फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फॉर अ गिवन सरफेस द गॉस लॉ इज स्टेटेड एज क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड डैट, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। द टोटल फ्लक्स थ्रो, सी नंबर ऑप्शन है, ठीक ना। द टोटल फ्लक्स थ्रो द सरफेस इज 0, ठीक। ये देखिए क्या होता है, ई डॉट डी एस, ये क्या होता है, फ्लक्स बताता है, इसका वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, जो सरफेस है उससे जो इनक्लोज, इसका मतलब क्या है, जो टोटल फ्लक्स है सरफेस द्वारा जो इनक्लोज किया जा रहा है वो क्या है, 0 है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अ चार्ज क्यू कूलम्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसमें देखिए सेंटर पे रखा है, हो सकता है आपसे कॉर्नर पे रख के क्वेश्चन बना दे कि क्यूब है, बता दीजिए ये क्यूब है, ठीक। इसके कॉर्नर पर क्या किए गए हैं, चार्ज रखे हैं, ठीक। ऐसे करके कर सकता है। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ सेंटर वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। तो आपको बताया ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ओके, मतलब क्वालिटी पर ध्यान देना है। 16 क्वेश्चन करा कि अ चार्ज क्यू कूलम्ब इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब इज, ठीक। तो इस केस में देखिए क्या होता है, आप पढ़े हैं कि पूरे के पूरे क्यूब द्वारा जो इनक्लोज्ड फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 6 टाइम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। तो ईच फेज से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ईच फेज से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई जो 6 फेस हैं उसके थ्रू क्यू बाई 6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। तो एक फेस के थ्रू, क्योंकि पूछा है थ्रू ईच फेस, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर ना, क्लियर है चीज़। तो क्या हो जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ओके। क्लियर हुआ चीज़, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। देखिए 17 क्वेश्चन करा कि अ सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस, ठीक। एक सोप बबुल है जिस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो कह रहा है इसका रेडियस क्या होगा, तो ये देखिए क्या है, लाइक चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ऐसे बाहर की तरफ निकलना चाहेंगे और जो सोप बबुल है इसके रेडियस को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, ठीक, क्योंकि इनके बीच रिपल्सन होगा, ठीक। तो इसके वजह से जो ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीजेज वाला वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक ना। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल 180 डिग्री इच, ठीक। तो चलिए इसको देखा जाए। देखिए मान लीजिए क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर क्या किया गया है, डाइपोल को रखा गया, ठीक। मतलब इनिशियली ये 90 डिग्री पर क्या है, ठीक। तो जो वर्क डन होता है जिसे आप फार्मूला डिराइव करते हैं वो क्या होता है, θ1 टू θ2, मतलब इनिशियल टू फाइनल वैल्यू, और क्या होता है पी ई साइन थीटा, और फिर क्या होता है डी थीटा होता है। तो θ1 क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। और θ2 क्या होगा, जब इसको क्या किया जाए, रोटेट करके इस 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, मतलब इसके एलांग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एलांग डाइपोल हो जाएगा। तो उस टाइम जो θ2 होगा, पहले कितना था, 90 डिग्री था, अब फिर 180 डिग्री रोटेट हो गया, तो θ2 क्या हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। इसको आप रख के सॉल्व करिएगा, तो जो आप सॉल्व करेंगे तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट आएगा, ओके, 0 वैल्यू आएगा, ठीक ना। अब देखिए 19 क्वेश्चन का रहा कि फॉर द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कर्ल ऑफ ई होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि a hollow sphere and a solid sphere both have same radii and made of same metal, ठीक, दोनों सेम मेटल के हैं, आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, और सेम पोटेंशियल से चार्ज किया गया, मतलब दोनों पर जो चार्ज है वो क्या है, सेम है, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक। तो देखिए ये क्या है, एक हालो और एक क्या है आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक। तो
और दोनों क्या है, सेम मेटल के हैं। मेटल के हैं इसका मतलब क्या होगा, दोनों कंडक्टिंग है। ठीक, मेटल क्या है, कंडक्टर है, इसका मतलब क्या है, दोनों कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक, तो दोनों के इसमें जो चार्ज होगा, जो क्यू होगा, वो क्या होगा, इसके सरफेस पर ही रहेगा। ठीक, और दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है। ठीक, तो इसका मतलब जो चार्ज होगा दोनों के सरफेस पर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, क्योंकि दोनों क्या हैं, मेटल हैं। ठीक, सेम मेटल हैं। ठीक, तो चाहे मेटल अगर होता है तो चाहे हालो रहे, चाहे स्फेरिकल, चाहे हालो रहे, चाहे सॉलिड रहे, कुछ भी रहे, चार्ज हमेशा क्या होंगे, उसके सरफेस पर स्थित होते हैं। ठीक, और दोनों का रेडियस सेम है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के सरफेस पर क्या होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चार्ज रहेंगे और वो क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। ठीक, तो इस वजह से जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक, ये सब आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे, आपके सर लोग बताए होंगे, बोथ स्फीयर विल हैव इक्वल चार्ज। ठीक, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ कंडक्टर द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज। कंडक्टर के अंदर पूछ रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चार्ज होता है उसके सरफेस पर रहता है, अंदर कोई चार्ज रहता नहीं है। इस वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ठीक, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज। ठीक, तो ये क्या होता है, डिक्रीजेज होता है, ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। ठीक, तो वही डी नंबर ऑप्शन जो करेक्ट होगा, डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, क्लियर ना। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो कह रहा है कि गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम। फिर कह रहा है गॉस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सी कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्जेज इनसाइड द सरफेस। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ इन द फील्ड ड्यू टू द चार्ज इनक्लोज। ठीक, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ये तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे गॉस लॉ में। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन को हम लोग करेक्ट मानेंगे। ठीक, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कह रहा कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q/ε0 होता है। ठीक, तब यूनिट पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 होगा, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ε0 की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिलेशन बिटवीन P एंड E इज। तो P और E के बीच रिलेशन क्या होता है, P इक्वल टू πε0 E होता है। ठीक, 26 नंबर ऑप्शन कर रहा है कि द करेक्ट रिलेशन इन वैक्यूम इज। तो E इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन P इज। तो P इक्वल टू क्या होता है, Q/A होता है। ये क्या होता है, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्योंकि मीटर में ही दिया तो मीटर ही हम लोग चेक करेंगे, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पोलर मालिक्यूल। ठीक, तो देखिए H2O पोलर मालिक्यूल होता है। ठीक, क्योंकि जब ऐसे आप इसको देखेंगे तो यस पे क्या है, O की अपेक्षा कम चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, इधर ज़्यादा निगेटिव चार्ज होंगे, इधर क्या होंगे, कम पॉजिटिव चार्ज रहते। क्या होता है, एक पोलर मालिक्यूल बनाता है। ठीक, तो ये क्या होगा, H2O जो होगा एक पोलर मालिक्यूल होगा। ठीक, ये सब इंटर में आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, इस वजह से डायरेक्ट में आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक इज। तो क्या होगा, ये डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, ये सब आपको क्लास में अच्छे से सर लोग बताए भी होंगे। ओके, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ डाइलेक्ट्रिक द इंड्यूस चार्ज Q डैश एंड फ्री चार्ज Q आर रिलेटेड एच। ठीक, तो जो डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस चार्ज होता है और जो फ्री चार्ज होता है वो कुछ ऐसे रिलेटेड होते हैं, जो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, Q डैश इक्वल टू Q और ब्रैकेट में 1 - 1/k। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर टाइम मिला तो मैं दूसरे चैप्टर का भी MCQ प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।